Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर 19वीं सदी के भारत में चलेंगे और एक बहुत ही जरूरी कहानी को समझेंगे। ये कहानी है आदिवासियों की, दिकुओं यानी बाहरी लोगों की, और एक ऐसे सुनहरे दौर के सपने की जो देखा गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दिलचस्प शख्सियत से। सोचिए, छोटा नागपुर के जंगलों में एक आदमी घूम रहा है और लोग उसे लगभग भगवान मान रहे हैं। उनका मानना था कि ये कोई ऐसा है जिसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, जो उनकी सारी मुसीबतें हल करने आया है। तो आखिर ये बिरसा था कौन, और वो कौन सी समस्याएं थीं जिन्हें वो हल करना चाहता था? आज की हमारी चर्चा में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आदिवासियों की अपनी दुनिया कैसी थी। फिर समझेंगे कि इन बाहरी लोगों के आने से सब कुछ कैसे बदला, कैसे उनकी पूरी जीवन शैली ही खतरे में पड़ गई, और फिर कैसे शोषण और विद्रोह का दौर शुरू हुआ। और आखिर में हम बिरसा के उस सुनहरे सपने के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी समाजों की जिंदगी आखिर थी कैसी। सच तो ये है कि उनकी दुनिया काफी हद तक आत्मनिर्भर थी और उनके जीने के तौर तरीके भी बहुत अलग-अलग थे। इनमें से एक बहुत ही आम तरीका था जूम खेती। देखिए, ये कोई आम खेती नहीं थी। ये असल में जंगल के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक तरीका था, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाना यानी गतिशीलता बहुत जरूरी थी। तो ये झूम खेती होती कैसे थी? बहुत सरल तरीका था। किसान जंगल का एक छोटा सा हिस्सा साफ करते, वहां के पेड़ पौधों को जला देते और जो राख बचती उसे खाद की तरह इस्तेमाल करते। फसल कटने के बाद वो उस जमीन को कई सालों के लिए वैसे ही छोड़ देते थे, ताकि जंगल वहां फिर से उग सके। और जाहिर है, इस सब के लिए जंगलों में बेरोक टोक आने जाने की आज़ादी बहुत जरूरी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी आदिवासी झूम खेती ही करते थे। जैसे उड़ीसा के खोंड समुदाय के लोग, वो शिकार करके और जंगल से मिलने वाली चीजें इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे। वहीं वन गुर्जर जैसे कुछ समूह पशुपालक थे, जानवरों को चराते थे। और हाँ, कुछ ऐसे भी थे जैसे गोंड और संथाल, जो एक ही जगह बसकर बाकायदा खेती किया करते थे। मतलब काफी विविधता थी। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़, बाहरी लोगों का आना, जिन्होंने इस पूरी आत्मनिर्भर दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक नए दौर की शुरुआत थी, औपनिवेशिक दौर की। इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, दिकू। आदिवासी लोग इन बाहरी लोगों को, फिर चाहे वो सूदखोर साहूकार हों, व्यापारी हों या फिर खुद अंग्रेज, उन्हें दिकू कहते थे। क्यों? क्योंकि वो इन्हें अपनी दुनिया, अपनी जीवन शैली के लिए एक बड़ा खतरा मानते थे। सबसे पहली चोट पड़ी आदिवासी मुखियाओं पर। जो लोग पहले अपने इलाकों में एक तरह से राजा की हैसियत रखते थे, अब वो अंग्रेजों के बनाए नियमों के तहत काम करने लगे। उनकी सारी प्रशासनिक ताकत छीन ली गई, उन्हें अंग्रेजी कानून मानने पर मजबूर किया गया, और धीरे धीरे अपनी ही लोगों के बीच उनका मान सम्मान और अधिकार खत्म होता चला गया। यहाँ अंग्रेजों के मकसद और आदिवासियों की असलियत में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। अंग्रेजों को लगता था कि इन घूमते फिरते समूहों को एक जगह बसा दिया जाए। इससे क्या होगा? उन पर काबू रखना आसान होगा, प्रशासन चलाना आसान होगा, और सबसे जरूरी, टैक्स वसूलना आसान होगा। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही थी। जिन लोगों ने पीढ़ियों से झूम खेती की थी, उनके लिए सूखी जमीन पर हल चलाना एक तरह से बर्बादी थी। चलिए अब उस बड़े बदलाव की बात करते हैं जिसने शायद सबसे ज्यादा तबाही मचाई, नए वन कानून। इन कानूनों ने आदिवासियों और उनके जंगलों के बीच के हजारों साल पुराने रिश्ते को ही तोड़ दिया। अंग्रेजों ने एक झटके में सारे जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। कई बड़े बड़े जंगलों को तो आरक्षित वन बना दिया गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि आदिवासी अब अपने ही घर यानी जंगल में आजादी से आ जा नहीं सकते थे। न वो झूम खेती कर सकते थे, न ही फल फूल इकट्ठा कर सकते थे। रातों रात उनके जीने के तरीके ही गैर कानूनी बन गए। बैगा जनजाति का ये गीत उस दौर के दर्द और बेबसी को बहुत सीधे तरीके से बयां करता है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये उस कड़वी हकीकत का एक सबूत है जो नए कानूनों और टैक्स के बोझ तले पिस रही थी। जब जंगल छिन गए
तो शुरू हुआ आर्थिक शोषण का एक नया दौर। इसने आदिवासी समाजों को गरीबी और कर्ज के एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जिससे निकलना नामुमकिन था, और इसी दलदल से निकली विद्रोह की चिंगारी। ये शोषण का जाल कैसे काम करता था, इसे समझने के लिए रेशम के व्यापार का उदाहरण लेते हैं। व्यापारी क्या करते थे? वो संथाल रेशम उत्पादकों को कोकून उगाने के लिए थोड़ा सा कर्ज देते। बदले में उत्पादकों को 1000 कोकून के लिए मिलते थे सिर्फ 3 से 4 रुपए, और फिर वही बिचौलिए उन कोकून को बाजार में 5 गुना ज्यादा दाम पर बेचकर सारा मुनाफा अपनी जेब में रख लेते थे। जब जमीन नहीं रही, जंगल नहीं रहे, तो काम की तलाश शुरू हुई, लेकिन ये तलाश भी एक जाल ही साबित हुई। लोगों को बहुत कम मजदूरी पर चाय के बागानों और कोयला खदानों में काम करने के लिए ले जाया गया, और वहां हालात ऐसे थे कि उनका घर लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता था। लेकिन इन सब जुल्मों को चुपचाप सहा नहीं गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई 1-2 दिन का गुस्सा नहीं था। 19वीं और 20वीं सदी में लगातार विद्रोह होते रहे। कोलों का विद्रोह, संथालों का विद्रोह, बस्तर का विद्रोह, वर्ली विद्रोह, ये सब उस लंबे और लगातार चले संघर्ष की मिसालें हैं। और इसी संघर्ष की जमीन पर हमारी कहानी वापस आती है बिरसा मुंडा पर, एक ऐसे लीडर पर जिसने लोगों के गुस्से को एक आंदोलन की शक्ल दी, एक नई उम्मीद दी। बिरसा ने अपने लोगों को एक सतयुग, एक स्वर्ण युग का सपना दिखाया। ये एक ऐसे दौर की कल्पना थी जहां कोई दीकू नहीं होगा, जहां मुंडा समुदाय के लोग ईमानदारी और सम्मान के साथ अपनी जमीन पर खेती करेंगे। उनके सपने में सामाजिक सुधार भी थे, जैसे शराब छोड़ना, साफ सुथरा रहना और अंधविश्वासों से दूर रहना। इस आंदोलन का राजनीतिक मकसद एकदम साफ था। ये सिर्फ समाज सुधार तक सीमित नहीं था। इसका असल मकसद था सभी बाहरी ताकतों को, मिशनरियों, साहूकारों, जमींदारों और अंग्रेजी हुकूमत को खदेड़कर एक मुंडा राज स्थापित करना, जिसके अगुआ खुद बिरसा होंगे। और ये बात ब्रिटिश सरकार के लिए एक सीधी चुनौती थी। 1900 में बिरसा की हैजे से मौत हो गई और उनके जाने के बाद आंदोलन धीमा पड़ गया। लेकिन इसकी विरासत बहुत बड़ी थी। पहली बात, इसने अंग्रेजी सरकार पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाने पड़े। और दूसरी, और शायद सबसे जरूरी बात, इसने ये साबित कर दिया कि आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ संगठित हो सकते हैं, लड़ सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि जमीन, संस्कृति और अपनी आज़ादी के लिए 19वीं सदी का वो संघर्ष आज भी दुनिया भर के मूल निवासी समुदायों की लड़ाई में किस तरह जिंदा है। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को आज से जोड़ता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।